बीए पार्ट थर्ड की स्पेशल क्लास में आपका स्वागत है। उम्मीद है आपकी परीक्षा की तैयारियां अच्छी तरह चल रही होंगी और आप सभी स्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज की जो क्लास है वो मैंने इसलिए ली है क्योंकि वैसे तो आपको रिवीजन का समय है और आप अपने आप पढ़ा है उसको रिवाइज कर रहे होंगे, लेकिन जो क्लास लेने का जो कारण है वो ये है कि अभी विश्व में कुछ ऐसा घटनाक्रम घटित हुआ है भारत के पास में जिसकी जानकारी होना आपको जरूरी है। और ये जो घटनाक्रम है इसको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रश्न पत्र में आप कई जगहों पे ऐड कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपकी ये एक स्पेशल क्लास आज ली है। जो घटनाक्रम घटित हुआ है वो ये है कि भारत के पड़ोस में अफगानिस्तान के अंदर जो वहाँ पे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो शासक थे उनको हटाकर और तालिबान ने अपना कब्जा अफगानिस्तान में कर लिया है। ये एक महत्वपूर्ण घटना घटी है। इसको आप समसामयिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो प्रवृत्तियां और मुद्दे हैं उसमें आप ऐड कर लें कि अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा, ये तालिबान का जो नियंत्रण है, इस तरीके से इसको आप लिख सकते हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान का नियंत्रण। इसके अतिरिक्त इसके कई अन्य जो जगह अन्य इफेक्ट्स हैं वो भी इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि तालिबान कौन है और अफगानिस्तान में उनकी क्या स्थिति है। देखिए, तालिबान एक आतंकवादी संगठन है और ये आतंकवादी संगठन ने अफगानिस्तान में पनपा और इसके जो पनपने का जो कारण रहा वो ये कारण ये रहा। एक्चुअल जो मूल रूप से तालिबानी हैं वो अफगानिस्तान के ही जो स्टूडेंट्स हैं वो रहे हैं और उन्होंने ही आतंक का रास्ता अपनाया। और ये जो ग्रुप था ये उस समय आया था जब सोवियत संघ की सेनाओं ने अफगानिस्तान में अपना नियंत्रण 1979 के आसपास स्थापित किया था। उस समय ये ग्रुप क्रिएट हुआ था सोवियत संघ के विरोध के लिए। तो बहुत ज़्यादा और इसको जो वर्तमान में जो स्थितियां हैं इसके अंतर्गत पाकिस्तान और जो चीन है उसकी मदद तालिबानियों को मिली हुई है और इस कारण से ये और अधिक सशक्त होकर के इस ग्रुप ने पुनः अफगानिस्तान में अपनी स्थिति को बरकरार रखते हुए और उसको अपनी पूरी जो सत्ता है वो अपने नियंत्रण में ले ली है। अब यहाँ पे इसके कुछ इफेक्ट्स होंगे कुछ, क्योंकि ये आतंकवादी संगठन है। कहने को तो ये कहा गया था कि इस्लाम के पक्ष में ये बनाया गया था, लेकिन इसने पूरी तरीके से आतंक का रूप अख्तियार किया और इस ग्रुप को मिसगाइड किया गया। यहाँ हमें एक बात बहुत ध्यान में रखने की है, वो ये है कि शुरुआत में जब तालिबान बना तो उस समय इसको अमेरिका ने प्रोत्साहित किया था और अमेरिका ने इसको प्रोत्साहित इसलिए किया था क्योंकि अमेरिका और सोवियत संघ इन दोनों के बीच में शीत युद्ध चल रहा था और अमेरिका ये चाहता था कि दक्षिण एशिया में, क्योंकि अफगानिस्तान दक्षिण एशिया में आता है, तो दक्षिण एशिया में सोवियत संघ की उपस्थिति किसी भी तरीके से नहीं हो, क्योंकि सोवियत संघ की सेनाएं, जैसा मैंने आपको कहा कि 1979 में जो अफगानिस्तान का शासक है उसकी मदद के लिए अफगानिस्तान में आ गई थी और 10 साल तक वो सेनाएं अफगानिस्तान में रही थी। तो अब इस स्थिति से निपटने के लिए अमेरिका ने एक दूसरा रास्ता चुना। अमेरिका ने वहाँ के जो स्टूडेंट्स ग्रुप्स थे उनको ये कहा कि जो सोवियत संघ वाले हैं वो
इस्लाम विरोधी हैं। और इस कारण से तालिबानियों का एक ग्रुप सामने आया। अब यहाँ पे ये बात स्पष्ट कर देने की है कि जो सोवियत संघ है वो चूंकि मार्क्सवाद को फॉलो करते हैं और इस कारण वो किसी भी धर्म को नहीं मानते, ना वो इस्लाम को मानते, ना किसी अन्य धर्म को। तो चीज को तो नहीं बताया गया अमेरिका द्वारा कि ये किसी भी धर्म को नहीं मानते, बल्कि इस चीज को इस तरीके से प्रेजेंट किया गया कि ये इस्लाम के विरोधी हैं। और जब ये बात तालिबानियों को लगा कि ऐसा है, तो वो एक आतंकवादी संगठन के रूप में आए और उन्होंने सोवियत संघ जो था उसका विरोध किया। तो अब सोवियत संघ की सेनाएं तो अफगानिस्तान से चली गई, लेकिन बाद में तालिबान का ये जो ग्रुप था ये खुद अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा संकट बन गया। और अमेरिका के विरोध में तालिबानियों ने बहुत से अपने जो कार्य थे उनको अंजाम दिया। और अब जो स्थिति है वो स्थिति ये बनी है कि तालिबान को पाकिस्तान का और चाइना का, इन दोनों का सपोर्ट मिला है। और इस सपोर्ट के कारण उन्होंने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। और ये चूंकि आतंक से रिलेटेड है, हिंसा और इन सब से इन्होंने अपना पुराना इनका इतिहास रहा है। तो अब यहाँ पे यदि हम देखें तो अफगानिस्तान में जो लोकतांत्रिक शासन था उसकी जगह एक दूसरा जो ग्रुप है उसने अपना कब्जा कर लिया है। और ये घटनाक्रम बहुत ही तेजी से घटित हुआ। और इसके अंतर्गत इसके इफेक्ट्स क्या होंगे, इसके इफेक्ट्स भारत की फॉरेन पॉलिसी पर क्या होंगे, विदेश नीति पर, और जो अन्य देश हैं उनकी स्थिति क्या रहेगी, तो ये सब आने वाले समय में हमें पता लगेगा। लेकिन ये एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम विश्व में घटित हुआ है। पहला, अगर जैसे समसामयिक मुद्दे और प्रवृत्तियों की अगर अपन बात करें तो कोविड बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। उसके बाद में दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो ये कि चीन जो है वो अपने वर्चस्व को कायम करने में लगा हुआ है। और इधर अमेरिका भी इस होड़ में लगा है कि वो भी एक ध्रुवीय विश्व राजनीति में बना रहे, टिका रहे। तो ये प्रतिद्वंदिता चल रही है। और अब जो एक तीसरा जो मुद्दा अभी जो महत्वपूर्ण रूप से उभर के सामने आया है वो है वापस से अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा। अब यहाँ पे कई सारे ऐसे प्रश्न, ऐसे बहुत सारे संकट हैं जो कि पूरे विश्व में और चल रहे हैं। जैसे सीरिया संकट चल रहा है, पिछले 2011 से ये संकट चल रहा है सीरिया में, और अभी तक इसका कोई समाधान नहीं हो पाया है। इसी तरीके से यदि अपन दक्षिण चीन सागर की प्रॉब्लम चल रही है। चीन जो है वो दक्षिण चीन सागर पे अपना नियंत्रण स्थापित करता जा रहा है जगह जगह पे। और इसका जो अन्य दक्षिण पूर्वी एशिया के देश है, मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस, और ये सब जो देश हैं ये इसका विरोध कर रहे हैं। तो ये एक कई मुद्दे बने हुए हैं विश्व में, जो कि अन्य देशों को, अब ये स्थानीय मुद्दा हो सकता है, ये अफगानिस्तान का आंतरिक मामला हो सकता है कि वहां पे किसकी सरकार बन रही है और क्या हो रहा है। लेकिन इसको बनाने में चूंकि विदेशी शक्तियों का हाथ रहा है, एक तो ये महत्वपूर्ण बात है। और दूसरा, इस स्थिति के परिवर्तन से पूरे विश्व के अंदर कुछ इफेक्ट्स पड़ेंगे। भारत की स्थिति भी किस तरीके से, और क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच का स्टेट है अफगानिस्तान, इसको हम बफर स्टेट भी कह सकते हैं। दो बड़े देशों के बीच में एक देश जब हो, तो क्योंकि हमें इसी रूट से अपना सारा व्यापार, बहुत सारा व्यापार हमको करना होता है। तो अब वो जो ग्रुप है वो हमें कितना सपोर्ट करेगा, कितना नहीं करेगा, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। तो अब यहाँ पे इस स्थिति ने बहुत सारी स्थितियां आगे क्लियर होंगी, आगे हमें पता लगेंगी। लेकिन चूंकि ये आप अपने उत्तर में ऐड कर सकते हैं, तो ये इसलिए मैंने आपको इसके अंतर्गत ये जानकारी दी है। और
वैसे तो बहुत सी बातें इस पे हो सकती हैं, लेकिन ये समसामयिक मुद्दा है और इससे संबंधित कहीं भी आप को क्योंकि लेटेस्ट अपडेट्स हमारे पास होनी चाहिए, और ये कोई बहुत छोटी घटना नहीं है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ की अभी जैसे ही घटना घटित हुई तो वैसे ही उसकी बैठक भी आयोजित की गई है। तो ये कोई बहुत छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है और इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए थी, इसलिए मैंने ये क्लास ली है। और अभी आपका 1-2 दिन में जो पॉलिटिकल साइंस का जो प्रश्न पत्र है, जो पेपर है, वो होने वाला है। आप सभी कुछ बातों का ध्यान रखें। सबसे पहली बात तो कि आप जो भी अपना उत्तर लिखें, आप उसमें से चयन कर लें कि आपको 50 नंबर के कौन से प्रश्न करने हैं। जो आपको अच्छे से आते हैं उनको आप सॉल्व करें, और बड़े प्रश्नों को हल करते समय आप उनमें जो भी बात पूछी गई उसको लिखें, अंडरलाइन आपको करनी है, और बहुत बिल्कुल घबराना नहीं है। जो आपको आता है, अब जो समय है वो ये है कि आपने जो पढ़ा है उसका आप रिवीजन करें, उसको रिवाइज करें। कुछ टॉपिक्स आप सिलेक्ट कर लें, जैसे यदि आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में देखें तो यदि आपने पढ़े हो तो आप इन टॉपिक्स को सिलेक्ट कर लें, क्योंकि आपके पास बड़े प्रश्न भी काफ़ी मात्रा में होंगे हल करने के लिए। अगर आप उनको करना चाहें, बड़े प्रश्नों में आप कर सकते हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सुरक्षा परिषद का पुनर्गठन है, अगर आपने उसको पढ़ा है, सुरक्षा परिषद का पुनर्गठन में आपको ये देखना है कि जो सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य हैं उनमें से 5 स्थायी हैं और 10 अस्थायी हैं। तो शीत युद्ध के पतन के बाद से ये स्थिति उभरी है कि इन 5 जो स्थायी सदस्य हैं उसमें जो अब शक्तिशाली देश उभर रहे हैं आर्थिक दृष्टि से, जैसे भारत है, जैसे ब्राज़ील है, जैसे दक्षिण अफ्रीका है, जैसे उन सबको भी उसका स्थायी सदस्य, जर्मनी है, जापान है, इन सबको भी इसका स्थायी सदस्य बनाया जाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, इन तीनों देशों के विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई भी स्थायी देश सुरक्षा परिषद में नहीं है। तो ये एक जो डिमांड है ये सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन के अंतर्गत आती है, और ये बात आप इस प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं। ये छोटा प्रश्न भी आ सकता है और ये बड़ा प्रश्न भी आ सकता है। इसी तरीके के प्रश्नों में जैसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मैंने आपको एक वीडियो सेंड किया था, वो आप इसको तैयार कर लें। समसामयिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की मुख्य जो मुद्दे और प्रवृत्तियां उनको आप तैयार कर सकते हैं। नियो का एक वीडियो मैंने आपको सेंड किया था, 2 वीडियो उसके सेंड किए थे, वो अगर आपका तैयार है तो वो आप उसको तैयार कर सकते हैं। भारत की फॉरेन पॉलिसी आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। भारत चीन रिलेशनशिप है, भारत अमेरिका रिलेशनशिप है। जैसे भारत अमेरिका रिलेशनशिप में आप ये बता सकते हैं कि पहले संबंध बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन अब जो परिस्थितियां आई हैं पिछले 20-30 सालों में, तो भारत अमेरिका संबंध बहुत अच्छे हो गए हैं। और इसका कारण बहुत कुछ ये भी रहा है कि भारत भी एक शक्तिशाली देश के रूप में उभर कर सामने आया है। भारत के पास एक अच्छी टेक्नोलॉजी है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारत के पास एक बहुत बड़ा मार्केट है, क्योंकि भारत की जनसंख्या अधिक है। तो जहाँ बाजार ज़्यादा है तो अमेरिका को अपना जो माल है उसको बेचने के लिए एक बड़े बाजार की ज़रूरत होती है। तो इस कारण भी भारत अमेरिका संबंधों में सुधार आया है। अब यहाँ पे भारत चीन संबंधों की यदि हम बात करें तो आर्थिक आधार पर भारत चीन संबंध जो है वो बरकरार हैं, लेकिन समय समय पर उनके बीच में तनाव की स्थितियाँ पैदा होती रहती हैं। जैसे आपको पता ही है कि चीन के पास भारत का एक बहुत बड़ा भूभाग है जो 1962 में चीन ने भारत से छीन लिया था, और इसके बाद से तनाव चला काफी लंबे समय तक। लेकिन अब जो स्थितियां हैं उनमें हम व्यापार भी करते हैं चीन के साथ, लेकिन अपनी जो डिमांड्स हैं वो भी हम रखते हैं। चीन ने बहुत सारा भारत का हिस्सा ले रखा है। एक तो वो हिस्सा ले रखा है जो 1962 में चीन ने लिया था। इसके अलावा चीन ने वो हिस्सा भी ले रखा है जिस पर पाकिस्तान ने 1947 के अंदर आधिपत्य किया था, और उसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान ने चीन को दे रखा है, जिस पर चीन ने एक सड़क बना रखी है। तो ये कई सारी बातें हैं। चीन इसके अलावा समय समय पर अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, इन सब प्रांतों को भी अपने खुद के मैप में दिखाता रहता है। तो ये विवाद चलते रहते हैं भारत और चीन
के बीच में। तो ये सब बातें आप उसमें बता सकते हैं। भारत की फॉरेन पॉलिसी में एक छोटा प्रश्न आ सकता है 5 मार्क्स का, वो है लुक ईस्ट पॉलिसी, भारत की पूर्व की तरफ देखो नीति, ये क्या है? तो इसके अंतर्गत भारत की पूर्व की तरफ देखो नीति में जो मेन चीज़ है, मुख्य चीज़ है, वो है दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ भारत ने पहले संबंधों की स्थापना नहीं की थी, लेकिन पिछले 15-20 सालों से भारत ने इस तरफ ध्यान दिया है। और दक्षिण पूर्वी एशिया के जो देश हैं, जो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, जो आसियान के देश हैं, 10 देश जो आसियान के, उनसे भारत ने अपने रिलेशंस को, संबंधों को स्थापित किया है। तो इस तरीके से प्रश्न आ सकते हैं। जो क्षेत्रीय संगठन है वो आपसे पूछे जा सकते हैं, सार्क है, आसियान है, जैसे मैंने ब्रिक्स है, इस पर भी एक वीडियो आपका बनाया था। इसके अलावा क्वाड क्या है ये भी आप सबको पता होगा जो आप पढ़ते आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के इन सब से आपका जो प्रश्न पत्र है वो बन सकता है, बनेगा। आपको जो आप पढ़ते आ रहे हैं उसको आप रिवाइज करिए और आप कंफ्यूज नहीं हो। जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो हम पढ़ते आ रहे हैं और आगे आपकी चलेंगी। इसी तरीके से जो आपका पेपर फर्स्ट है उसके अंदर भी बहुत ही सिंपल तरीके से आपको जो भी समझ में आया है, और जो वीडियोस मैंने कई बनाए हैं तो आप उनको सुन लीजिए। और आपने अपनी उसकी तैयारी, कई कक्षाएं भी हमने इसकी ऑफलाइन ली हैं तो वो भी आपको स्मृति में होंगी, और उन सबको आप देखते हुए 50 मार्क्स का आपको अटेंड करना है। प्रश्न बहुत सारे आएंगे और आपको ये चुनाव करना है कि आपको कौन से प्रश्न हल करने हैं। तो ये हमारी BA पार्ट 3 की स्पेशल क्लास का अंतिम वीडियो है, और इसके बाद हम फिर अपनी जो दूसरी कक्षाएं हैं उनको स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी को परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।